आई होप कि बिल्कुल घर जैसी है। नियत वादळ डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान में हम लोग क्या देखे हुए थे? जीव विज्ञान में प्रकाश संश्लेषण को, यानी अगर हम लोग बात करें पादपों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखे हुए थे। पौधों में पोषण के लिए हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझे हुए थे प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, और अपना जीवन का संचालन करते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जंतुओं में पोषण क्या होता है, जंतुओं में पोषण क्या होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब जो एनिमल यानी जंतु जितने भी होते हैं, जीव जंतु जितने भी होते हैं, वो अपना पोषण कैसे करते हैं, किन प्रक्रियाओं के द्वारा करते हैं, ठीक है ना, कैसे अपने जीवन को चलाते हैं, अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए हुए रखते हैं, ठीक है ना। इन्हीं सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और बवाल मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। सबसे पहला बात कि आपको ये जो जितने भी चीजें आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, आपको समझाया जा रहा है, उसको आप अच्छे से थोड़ा सा समझिए, उस चीजों को देखिए, ठीक है ना। क्योंकि फिर वहां पर क्या होगा ना कि अगर आप अच्छे से नहीं समझ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि आप जब ऑब्जेक्टिव बनाने जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो वहां कंफ्यूजन होगा। इसलिए चीजों को जब कंसेप्ट को समझते चलिए, उसको एक बार याद करते चलिए, फिर आप समझ जाइए बवाल मचा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब पहले हम करते हैं कि जंतुओं में पोषण तो क्या होता है। जंतुओं में पोषण का क्या मतलब है? सिंपल बात है, जैसा कि हम जानते हैं, हम पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, ठीक है ना। पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, यानी वो दूसरे किसी अन्य पौधों या फिर जीव पर क्या होते हैं, वो निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है ना। वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उनको कहीं जाना आना नहीं पड़ता है, बात समझे कि नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि पौधे जो होते हैं उसे स्वपोषी भी कहते हैं। पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। दूसरा, जबकि जंतु अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, इसलिए उसको परपोषी कहते हैं, परपोषी। और उसमें जो ये प्रक्रिया होता है पोषण की, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए निर्भर रहते हैं, इसलिए हम इन्हें परपोषी या विषम पोषी कहते हैं, ठीक है ना। एक विषम पोषी वर्ड अलग भी आ जाएगा आपको। तो बेसिकली जीव जंतु जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? परपोषी या फिर विषम पोषी। बात समझ नहीं? क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन किसी अन्य जीवों पर, भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर, पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है जंतुओं में पोषण के विभिन्न चरण क्या हो सकता है। देखिए हम लोग पोषण की परिभाषा तो पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि पोषण की परिभाषा जंतु के लिए हो या फिर आप पौधों के लिए हो, बात एक ही होता है ना वो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जंतुओं में जो पोषण होता है वो किन किन चरणों में क्या होता है? डिवाइड होता है। सबसे पहली बात, जब हम कहते थे कि पौधों में पोषण, तो पौधों में पोषण के लिए कोई विशेष प्रकार की बहुत सारा अंग नहीं होता था, बात समझ नहीं। लेकिन जंतुओं में पोषण चूंकि क्या है कि ये विषम पोषी है और इसमें विभिन्न प्रकार के क्या होता है? रासायनिक क्रियाएं होती है। तो इसके लिए अलग अलग क्या किया दिया हुआ है? अंगक दिया गया हुआ है, अलग अलग अंग दिया गया हुआ है पोषण के लिए। बात समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो वहां से जो है एक तरह से उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होता है, उसके लिए अलग अंग है। पाचन के बाद जो होता है आप देखिएगा अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद उत्सर्जन होता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह की जितने भी क्रियाएं हैं वो अलग अलग अंगों में संपन्न होता है, ठीक है ना। और ये सभी अंग मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि पौधों में जो पोषण होता है वो विभिन्न प्रकार के अंगों के मिलने से और विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद होता है, ठीक है ना। सबसे पहली जो पौधों में पोषण होता है उसके पहला जो चरण है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब कुछ खाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद पाचन होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अवशोषण होगा, फिर उसके बाद स्वांगीकरण होगा और उत्सर्जन होगा। बात समझ रही? ये जो टोटल आपका 5 वो चरण है किसी भी जंतु में पोषण का, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा जंतुओं में पोषण के मुख्यतः कितने चरण होंगे? 5 चरण होगा। एक जो होगा अंतर्ग्रहण, एक होगा अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और 5वां नंबर में क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। बात समझ आएगी नहीं? अब देखिए स्वांगीकरण एक नया वर्ड आपको मिलेगा, तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया हुआ है। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप भोजन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। उसके माध्यम से जो पोषक तत्व का मतलब होता है कि प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बहुत सारा जैसे कि आपको आयरन हो गया, ठीक है ना। ये हमें शरीर में चाहिए होता है, ठीक है ना। तो हमें भोजन जो करते हैं उसी से ये सारा चीज प्राप्त होता है, ठीक है ना। और वहां से क्या होता है? उसका अवशोषण होता है और और अवशोषण के बाद उसका क्या होता है कि हमारे रक्त में मिल करके वो विभिन्न अंगों तक जाता है। बात समझे कि नहीं? और उससे जो होता है
विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन होता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना। विभिन्न तरह के कार्यों का संचालन हमारे शरीर के अंदर होता है, किसके द्वारा? पोषक तत्वों के द्वारा, ठीक है ना। हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, नए कोशिका का निर्माण में वो पार्टिसिपेट करता है, नए कोशिका के निर्माण में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह क्या होता है कि जो पोषक तत्व है रक्त के द्वारा मिल करके विभिन्न अंगों तक जा करके ऊर्जा उत्पन्न करना तथा विभिन्न प्रकार के नए कोशिकाओं एवं कोशिका द्रव्य को निर्माण में भाग लेना, यही जो होता है स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो विभिन्न भागों तक पहुंचना, ऊर्जा उत्पन्न करना तथा नए जीव द्रव्य के निर्माण में होता है। बात समझ रही? तो इसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। लास्ट में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो भोजन करते हैं तो जो जरूरी की चीजें हैं वो तो हमारी शरीर जो उसको ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो बेकार का पदार्थ हमारा शरीर उसको छांट देता है। छांट देगा तो शरीर भाई एक लिमिटेड है, तो उसमें कितना आप फालतू का चीज रख सकते हो। तो उसमें शरीर हमारा क्या करता है, जो बेकार का पदार्थ होता है, अवांछनीय पदार्थ होता है, उसको शरीर एक विशेष प्रकार के उत्सर्जी अंगों के माध्यम से उसका निष्कासन बाहर कर देता है। बात समझ रही? वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज है। अब देखिएगा हम लोग आगे थोड़ा सा समझते हैं, कुछ ललन टफ बात है, इसको समझिएगा। करे क्या कि बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण विभिन्न अंगों के माध्यम से होता है। अब सिंपल बात है, जो जीव बहुकोशिकीय होगा यानी बहुत सारी कोशिकाओं को मिलने से बना होता है, तो क्या होता है उसमें विशेष प्रकार के अंग होते हैं विशेष कार्यों को करने के लिए। सिंपल बात है, हम लोग बहुकोशिकीय हैं। देखो, देखने के लिए अलग अंग है, खाने के लिए अलग है, सूंघने के लिए अलग है, स्वाद के लिए अलग होता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी फेफड़ा है, किडनी है, लीवर है, बस समझे कि नहीं। उसके बाद देखिएगा छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो बहुत तरह के अंग बने हुए हैं और सभी अंगों का अलग अलग काम है, ठीक है ना। और सभी सम्मिलित रूप से जो होता है भोजन को पचाने का काम करता है, अवशोषण का काम करता है, स्वांगीकरण का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। बात समझे कि नहीं? सबका काम अलग अलग है। तो ये कब होगा? जब हमारा शरीर या फिर कोई ऐसा जीव जो उसका शरीर बहुकोशिकीय हो, यानी बहुत सारे कोशिकाओं को मिलने से बना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की अंग किस तरह की जीवों में पाया जाएगा? तो बहुकोशिकीय जीव में, ठीक है ना। जबकि एक कोशिकीय जीव में वैसा कोई अंग ही नहीं पाया जाएगा। सिंपल बात है, एक कोशिका का कोई जीव है जो वो खुद एक कोशिका है। बात समझे कि नहीं? तो जब खुद एक कोशिका है तो उसमें अंग कहाँ होगा? अंग बनने के लिए पहले बहुत सारा कोशिका मिलता है, उसके बाद ऊतक बनता है। बहुत सारा ऊतक मिलेगा तब अंग बनता है, फिर अंग तंत्र बनेगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह फिर बाद में बहुत सारा अंग तंत्र मिलता है तो एक शरीर का निर्माण होता है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं को जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, तो बहुकोशिकीय में क्या होगा? पोषण जो होगा विभिन्न अंगों के माध्यम से होता है, जबकि जो जंतु जो होगा भाई साहब एक कोशिकीय होगा, उसमें जो पोषण होगा वो विभिन्न अंगों के माध्यम से नहीं होता है, उसी कोशिका में कोशिका द्रव्य के द्वारा किया जाता है कि कोशिका झिल्ली के द्वारा उसको अंतर्ग्रहण होगा, कोशिका द्रव्य के द्वारा उसका पाचन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन के बाद क्या करें? जंतु अपनी भोजन ठोस एवं तरल दोनों से प्राप्त कर सकता है। अब जो जंतु होगा, सिंपल बात समझो, जो बहुकोशिकीय है तो उसके अंदर तो बहुत सारा अंग है ना। सभी अंग क्या कर सकते हैं? कुछ अंग ऐसे होंगे जो भोजन आप ठोस अवस्था में ले रहे हैं उसको क्या करेगा? तोड़ेगा, बस उसको टुकड़े में बांटेगा, पीस देगा, ठीक है ना। कुछ अंग ऐसे होंगे कि उसमें से पोषक तत्वों को छांट करके बेकार के पदार्थ को अलग कर देगा। तो कहने का मतलब बहुकोशिकीय जीव है अगर, ठीक है ना, तो उसमें क्या है? बहुत सारा अंग बना हुआ है, सभी अंग का काम अलग अलग है, वो सब काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए उसमें जो पदार्थ होगा, बात समझे कि नहीं, वो ठोस और तरल दोनों अवस्था में ले सकता है और आसानी से उसमें पाचन हो सकता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव ठोस अवस्था में, बात समझे कि नहीं, वो जब लेगा तो उसमें तो अंग कोई है ही नहीं, बात समझे कि नहीं, उसका अथी करने के लिए, पाचन करने के लिए विशेष प्रकार का, तो वो मैक्सिमम उसको तरल अवस्था में लेने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। अगला कौन है क्या? एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। अब हम जंतु का पोषण जो पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जंतु जो होगा, यूनिसेल्युलर एनिमल्स जितने भी होंगे, उसमें जो होता है भाई साहब आपका पोषण कैसे होता है? तो सिंपल है, करे क्या, इस माया नगरी में, इस माया नगरी यानी संसार में कुछ ऐसे भी जीव हैं, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मात्र एक कोशिकीय के मतलब एक कोशिका के बने होते हैं। इसी कारण उनमें पोषण की क्रियाएं एक ही कोशिका के भीतर संपन्न होती है। सिंपल बात है कि इस पूरे संसार में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एक कोशिकीय है, यानी एक कोशिका का बना हुआ है, इसलिए उसमें पाचन की क्रिया जो होगा यानी पोषण की जो क्रियाएं होंगी, ठीक है ना, वो सभी एक ही कोशिका में संपन्न होगा। अतः इनमें कोई विशेष पोषण के लिए अंग नहीं होते, जिसके कारण उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता है जिसके माध्यम से पोषण हो सके, ठीक है ना। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
ये सभी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो अब एक एक करके अमीबा और पैरामीशियम दो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछते हैं। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए खैर है क्या, अमीबा भोजन के रूप में सूक्ष्म जीवों का ग्रहण करता है। अमीबा जो है भोजन के रूप में जो होता है मैक्सिमम टाइम क्या करता है, सूक्ष्म जीवों। अब अमीबा जो होता है ना, वो कभी कभी क्या करता है कि वो अपने आसपास, देखिए अमीबा का ऐसे आकार जो होता है अनिश्चित होता है, बस हम देखें नहीं, अनिश्चित आकार का होता है, ठीक है। तो अब क्या करता है कि जहां पे अमीबा होगा उसके आसपास में कोई भी छोटा सा सूक्ष्म, वो तो खुद एक कोशिकीय जीव है, तो जाहिर सी बात है कि वो कितना सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव का मतलब बिल्कुल मतलब उसके साइज से छोटा होगा। अब हमारे साइज से बड़ा कोई चीज आ जाएगा तो हम खा सकते हैं थोड़ी एक बार में, चलो भाई उसको, ऐसा भी होता है कि हमारे पास अंग है तो धीरे धीरे काट काट दिखा, अमीबा के पास तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि उससे छोटा कोई भी जीव होगा, ठीक है ना, जो क्या कर सकता है कि वो उसका पोषण करेगा, बात समझे कि नहीं? पोषण का मतलब उसको खाएगा, ठीक है ना। अब खाएगा मतलब ये कि उसका कोई विशेष अंग नहीं है, वो अपना सतह होता है जिसमें कुटपाद उसको कहा जाता है, ठीक है ना। उसी के माध्यम से धीरे धीरे उंगली नुमा उसका आकार बन जाता है और धीरे धीरे उसको घेर लेता है, और घेर करके क्या कर लेता है, उसको अपने अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो कह रहे क्या, यहाँ पर समझिएगा, अमीबा का ऊपरी सतह हमेशा उंगली नुमा अस्थायी संरचना होता है। सिंपल बात है कि अमीबा का जो संरचना होगा, आकार होगा, वो अस्थायी होता है, ठीक है ना, कभी एक आकार का नहीं होता है। जबकि पैरामीशियम का आकार जो होता है अस्थायी होता है, वो एक चप्पल के आकार का होता है, ठीक है ना। दूसरा बनी रहती है, जिसमें कूटपाद कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं। तो अमीबा का जो संरचना होता है बेसिकली वो अस्थायी होता है, और उस संरचना को हम लोग कूटपाद कहते हैं। यह अपनी कूटपादों की सहायता से ही भोजन का अंतर ग्रहण करता है, बात समझे कि नहीं। अब कहने का मतलब ये है कि अमीबा का जो बेसिकली समझिए खूब गौर से, आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है ना। उसमें उंगली नुमा अस्थायी एक संरचना बना रहता है, जरूरी नहीं कि वहीं पे उंगली नुमा बना रहेगा, कहीं पर भी बन सकता है, जहां पे ये देखेगा भोजन वहां उंगली नुमा बना लेता है, ठीक है ना। अब जो उंगली नुमा वो जो संरचना बनाया है, उंगली नुमा का मतलब ऐसे, ठीक है ना। अब वहां भोजन जाएगा उसको बंद कर लेगा, ठीक है ना। तो जो उंगलीनुमा संरचना बना होता है उसे कूटपाद कहते हैं, ठीक है ना। और उसी के माध्यम से वो भोजन का अंतर्ग्रहण यानी भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है। अगला, अमीबा अपना भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, मृत कार्बन पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो अमीबा का जो भोजन होता है आखिर होता क्या है, जैसे हम लोग है ना, चावल रोटी दाल मीट मछली अंडा सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन अमीबा क्या खाएगा। तो सिंपल यहाँ बात है कि शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, सिंपल ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे जीव होंगे जो एक कोशिकीय हैं, तो उनका साइज खुद छोटा है, तो खुद छोटा है तो उसी हिसाब के साइज जो आएंगे उनके साथ सामने तभी तो वो खा पाएगा, ठीक है ना। तो अगला बात करें कि अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। तो अमीबा में जो पोषण होगा वो अंतर्ग्रहण पाचन बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। इसमें 3 स्टेज होगा अमीबा में, कौन कौन, एक तो अंतर्ग्रहण करेगा, दूसरा उसका पाचन हो जाता है, और लास्ट में बहिष्करण हो जाता है जो बेकार का पदार्थ होता है। हर तरह के पोषण में जितने भी जीव जंतु होगा उसमें पोषण की क्रिया यदि हो रहा है तो बहिष्करण या उत्सर्जन होगा, क्योंकि जो भी पदार्थ खाएगा जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा वो काम लायक नहीं होगा। जब पूरा का पूरा वो काम लायक नहीं होगा, बात समझे कि नहीं, तो उसका उत्सर्जन होगा, बात समझे कि नहीं, उत्सर्जन होगा, क्योंकि वो शरीर में जमा नहीं रख सकता है फालतू का चीज, ठीक है। अगला बात है, अब देखिए यहाँ सिंपल बात है ना कि आप ही सोचिए कि कोई भी चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात समझे कि नहीं, जैसे मान लीजिए आपका अ, बहुत ही मजबूत अलमीरा है, ठीक है ना, उसको बनवाए हुए हैं क्या, कि इसमें जितने भी मतलब मेरे लिए घर में जितने भी महंगे सामान होंगे, हीरा जवाहरात, उसके बाद पैसा, ठीक है ना, तो ये जितना भी होगा उसमें रखेंगे। तो अब कहने का मतलब ये है कि आपका तो वो जो आपका बॉक्स है, वो जो आपका जो अलमीरा है वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज होगा वही ना रखिएगा, जो महत्वपूर्ण है, जिसको लोग चुरा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा महंगा है, बहुमूल्य है। अब उसमें सब सामान थोड़े धर दीजिए। उसी तरह हमारा शरीर एक बहुमूल्य चीज है, यहाँ पे जो जरूरत की चीजें है वही यहाँ पे काम का चीज है, वही यहाँ पे रुकेगा, बाकी चीज को बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आता है पैरामीशियम में पोषण। देखिए पैरामीशियम क्या है, एक प्रकार का यूनिसेलुलर, जिसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब ये यूनिसेलुलर है, जाहिर सी बात है ये अमीबा की तरह है, लेकिन अमीबा क्या है भाई साहब, अमीबा का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता था, जबकि पैरामीशियम का आकार जो होगा बेसिकली ये जो आकार होगा एक चप्पल की आकृति का होता है, बात समझे कि नहीं। और उसके ऊपर जो होता है इस तरह रेशा की तरह बना रहता है, बात समझे कि नहीं, इस तरह बना रहेगा, ठीक है ना, इस तरह ये बना रहता है, कुछ जो होता है छूटा रहेगा, ठीक है ना। तो वो उसको सीलिया कहा जाता है, जो ये धारी धारी की तरफ बना हुआ देख रहे हैं ना चारों तरफ, सीलिया कहा जाता है। तो बेसिकली हम क्या देखें, अमीबा भी एक प्रकार का प्राणी संभोजी
कोशिकीय एक कोशिकीय जीव है, प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है, यानी ये भी अपना भोजन जो है ठोस और तरल अवस्था में प्राप्त कर सकता है। बात समझे कि नहीं? तो दूसरा पैरामीशियम का आकार निश्चित चप्पल के आकार का, मतलब चप्पल निश्चित होता है, यानी चप्पल के आकार की तरह होता है, मतलब आकार का होता है। इसे पूरा शरीर सीलिया से ढका रहता है। सीलिया का मतलब जस्ट बताया ना, ये जो देख रहे हो आप रेशा की तरह साइड साइड में ऐसे ऐसे है ना, तो उसको हम लोग सीलिया कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाता है कि कुछ पार्ट में क्या होता है, सीलिया नहीं रहता है, उसी को हम लोग कोशिका मुख कहते हैं, वहीं से वो भोजन वगैरह ग्रहण करता है। क्योंकि पूरा पर सीलिया हो जाएगा तो उसका द्वारे बंद हो जाएगा, बात समझे कि नहीं? तो फिर वो भोजन कहाँ से करेगा, इसलिए कुछ पार्ट पे जो होता है छूटा हुआ रहता है, सीलिया नहीं रहता है, उसको कोशिका मुख कहते हैं। जैसे पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित जगह से होता है जहां सीलिया नहीं होता है, ठीक है ना, उसे कोशिका मुख कहा जाता है। बात समझे कि नहीं? तो कोशिका मुख का मतलब पैरामीशियम में कोशिका मुख कहाँ होता है, जहां पे सीलिया नहीं होता है, ठीक है ना। अगला बात होता है, अब जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो मनुष्य में पोषण का बात आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव से भी रिलेटेड हम क्या कर दिए हुए, क्वेश्चंस बना दिए हुए, ठीक है ना। आपको जैसे ललन टब बाद में दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक सब्जेक्टिव का भी जो होगा, ये पूरा का पूरा आपका वीडियो काम आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको लगभग वन इन ऑल इन वन है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड जो है, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा उसका ऑब्जेक्टिव भी आपको हम दे देंगे, ठीक है ना। अगला बात क्या करें कि मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। सिंपल बात है कि मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है वो आहार नाल में होता है। आहार नाल में क्या होता है, बहुत सारा अंग मिलकर के आहार नाल का निर्माण करता है। बात समझे कि नहीं? बहुत सारा अंग मिलकर के क्या करेगा, आहार नाल का निर्माण होता है। मतलब ये कि भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन जिन जिन अंगों के माध्यम से होता है, उन सभी अंगों का एक सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। बात समझे कि नहीं? आहार नाल कहते हैं, ठीक है ना। और ये पूरे अंगों का सम्मिलित रूप पाचन तंत्र भी कहलाता है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हमारे भोजन का पाचन, अंतर्ग्रहण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन होता है। चलिए, करेक्ट है, यह एक प्रकार की कुंडलित रचना होती है। आहार नाल क्या होता है, एक प्रकार का कुंडलित रचना होता है जिसमें बहुत सारे अंग जुड़े होते हैं, जो लगभग 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला रहता है। मतलब ये कि जो हमारा आहार नाल है वो हमारे मुख द्वार से, यहीं से भोजन करते हैं, यहीं से शुरू होता है, और मल द्वार, बात समझे कि नहीं, मल द्वार जहां से हम उत्सर्जन करते हैं पदार्थों का, वहां तक ये क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। टोटल जो इसकी लंबाई होती है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरह का होता है, 8 से 10 मीटर होता है। लेकिन हम लंबाई जो शाकाहारी जीव होता है ना उसमें ज्यादा होता है, ठीक है ना, मांसाहारी जीवों में कम होता है। अगला कर है क्या, विभिन्न अंगों का समूह जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, निष्कासन आदि संपन्न होता है, सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहलाता है। सिंपल बात है कि विभिन्न अंगों का समूह जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और निष्कासन आदि संपन्न होता है, उसके सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। और यही सभी अंग आपस में मिलकर आहार नाल का निर्माण करता है। यही सभी अंग क्या करता है, आपस में मिलकर के आहार नाल का निर्माण करता है। दूसरा, आहार नाल एवं भोजन का पाचन जो होता है वो कैसे होता है, उसके टोटल के टोटल जो है हम अंगों को देखेंगे और उसका व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आपको आया हुआ था कि मनुष्य में आहार नाल के एक सचित्र वर्णन करें। बात समझे कि नहीं, चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। मनुष्य में पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य में, यानी जीवों में, मनुष्य में पाचन, भोजन का जो होता है, पाचन कैसे होता है उसका क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो अब उसका व्याख्या करने का जब क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, तो अब मनुष्य में पाचन क्रिया में किस किस अंगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, उन सभी मतलब अंगों का क्या करना होगा, हम लोगों को व्याख्या करना होगा, लिखना होगा। इसलिए एग्जाम में जो आता है ना, तो वहां पर थोड़ा सा आप देखना होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा तो जरूर आपको बड़ा में पूरा का पूरा व्याख्या करता हूँ। करेगा, मनुष्य या किसी भी विकसित जंतु में आहार नाल जो भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके विभिन्न भाग होते हैं जिनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। सिंपल बात है कि मनुष्य का एक आहार नाल है, ठीक है ना। अब वहां पे भोजन पचाने के लिए सभी बहुत सारे अंग मिला हुआ है। आहार नाल में तो बहुत सारा अंग है ना, और वो सभी अंगों का काम अलग अलग है। बात समझे कि नहीं? जैसे अगर हम बात करें, जो हमारा आहार नाल का जो मुख है, ये भोजन को, मतलब बात समझे कि नहीं, भोजन को अंदर करने का कार्य करता है। बात समझे कि नहीं, भोजन खाते हैं हम वहां पर मुख गुहा जिसको कह रहे हैं। अब मुख गुहा के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को, ये पहला भाग होता है, इसी से हम भोजन को अंदर ले जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, उसी तरह अलग अलग अंग आएगा जिसमें सभी का अलग अलग काम होगा। छोटी ब्रात, बड़ी यात, बात समझे कि नहीं, मल द्वार, ये सब का अलग अलग काम होता है, सब जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके चीजों को समझते हैं। करेगा, मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है।
तो आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है ना। यह ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरी रहती है। इसके अंदर जीभ तथा दांत होते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे-छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल बात है। जो मुख गुहा होता है वो जबड़ों के ऊपरी या निचली जबड़ों के, बात समझे कि नहीं, से घिरा हुआ रहता है, उसके बीच में रहता है और उसके अंदर दांत एवं जबड़ा भी होता है, जीभ भी होता है। ठीक है ना। और दांत की संख्या, नीचे दांत का भी हम लोग चर्चा कर लेंगे एक बार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि विभिन्न प्रकार के दांतों का वर्णन करें या फिर मनुष्य में कितने तरह का दांत होते हैं लिखे। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिएगा बेसिकली क्या है कि जीभ होता है, जीभ पर छोटा छोटा दाना की तरह होता है। जब आप जीभ निकालिएगा और आप मिरर में देखिएगा, ठीक है ना, आईना में देखिएगा, तो उसमें छोटा 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 बूंदा बूंदा की तरह जो है वो दिखाई देगा। वो स्वाद कलियां है। बेसिकली उसी से हमें स्वाद का पता चलता है, क्या कड़वा है, तीखा है, मीठा है, बस समझे कि नहीं, खट्टा है, ये सारा चीज हमें पता चलता है उसी से। ठीक है ना। तो कह रहा है क्या, इससे भोजन का स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा इत्यादि लगता है। जीभ अपनी गति द्वारा भोजन को निगलने में भी मदद करता है। अब जीभ जो चलता है, हम जब खाना खाते हैं तो जीभ जो है चलते रहता है। ठीक है ना, वो अपनी गति करते रहता है और वो भोजन को अंदर करने में सहायता करता है। अब जिनके जीभ नहीं होंगे उनको भोजन करने में तकलीफ, मतलब काफी कठिनाई होगा। भोजन अंदर जाएगा कैसे, भोजन मिलेगा कैसे? ठीक है ना। तो जीभ का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा करा क्या, मुख गुहा के ऊपरी एवं निचली जबड़े पर दांत होते हैं जो ऊपरी एवं निचली मसूड़े से जुड़े होते हैं। कह रहा है मुख गुहा के ऊपरी एवं निचली जबड़े पर दांत होते हैं जो ऊपरी एवं निचली मसूड़ों से जुड़ा हुआ था। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुख गुहा जो होता है ना, उसके ऊपरी एवं निचली जबड़े पर क्या होता है? दांत होता है। ठीक है ना। और वो जो है ऊपरी एवं निचली मसूड़ा, मसूड़ा जो होता है, मसूड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, दांत जो आप देखते हो, जो ब्रश वगैरह करते होता है, लाल लाल कलर का चमड़ा से आपको लगेगा कि ये दांत पूरा का पूरा बैठा हुआ है, मसूड़ा होता है बेसिकली वो। ठीक है ना। तो उसी से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम बात करेंगे कि दांत की, अब दांत के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यस्क मनुष्य के शरीर में कुल 32 दांत होते हैं। इन्हें मुख्य कार्यों के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। अब हमारे शरीर में जो वयस्क मनुष्य होगा, बच्चा का बात नहीं कर रहे हम, जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य यानी जो युवा हो जाता है, 18 साल से ऊपर हो जाता है, उसके अंदर क्या हो जाता है कि दांत की टोटल संख्या जो होती है वो 32 हो जाता है। टोटल संख्या 32, यानी 16 गो नीचे 16 गो ऊपर। उसके बाद 16 गो में भी 8 गो एक तरफ, 8 गो आगे पीछे में हो जाता है। बात समझे कि नहीं? तो ये बात है। अगला देखिएगा, अब कहने का मतलब, जैसे दांत हमारे मुंह में तो ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। बात समझे कि नहीं? तो यानी इधर 8 गो और इधर 8 गो, 16 गो हो गया नीचे और 16 गो इसी तरह ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि द्विदंती दांत ये जीवन में 2 बार जमते हैं। खूब ध्यान से समझिए, दांत आपका 4 प्रकार का, एक कर्तनक, दूसरा जो होगा भेदक, तीसरा अग्रचर्वनक, और जो चौथा होगा वो चवर्णक। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक कतर्नक जिसे इंसीजर भी बोलते हैं, भेदक जिसे कैनाइन भी बोलते हैं, अग्रचवर्णक का प्रीमोलर, और चर्वनक। ठीक है ना। और ये चर्वनक जो होता है बेसिकली आपका चौथा नंबर का होता है। दांत कितने तरह का हो गया? 4 प्रकार का। एक को बोलेंगे हम लोग कर्तनक, दूसरा कर्तनक के बाद क्या होगा? भेदक। दिमाग में से बार बार निकल जाए। एक तो होगा आपका कर्तनक, दूसरा भेदक। ये दोनों जो है भोजन को क्या करने होता है? भोजन को टुकड़ा करने के लिए, बस समझे कि नहीं, कार्य करते हैं। भोजन को तोड़ने का काम कौन करता है? कर्तनक और भेदक। दूसरा जो होता है अग्रचौर्णक, और दूसरा जो होता है आपका चवर्णक। जो ये 2 गो होता है, ये भोजन को चबाने के और पीसने का कार्य करते हैं। तो एक तरह से हम देखें तो दांत जो हो गया 4 प्रकार के, 2 दांत क्या करता है? भोजन को तोड़ने का काम करता है, टुकड़ा करने का काम करता है। 2 दांत होता है भोजन को पीसने का काम करता है। टुकड़ा करने वाला काम होता है, आप खूब ध्यान से देखिए, बात समझे कि नहीं, क्या कर रहा है आपका? कर्तनक, यानी कुतरने का काम कर रहा है। कुतरने का मतलब टुकड़ा करना है, तो कर्तनक। ठीक है ना। और तीसरा जो होगा भेदक, भेदना का मतलब छेदना। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि कर्तनक और भेदक ये 2 ऐसे दांत है जो भोजन को टुकड़ा करेगा। अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है ना, ये 2 ऐसे दांत है जो क्या करेगा? भोजन को पीसने का काम करेगा। बात समझे कि नहीं? तो अब आ गया, इतना बात तो समझ गया। अब देखिए सबका अलग अलग संख्या होता है। देखिए कर्तनक का संख्या टोटल 8 है। उसी तरह भेदक का टोटल संख्या आपका कितना हो गया? भेदक का टोटल संख्या 4, यानी 8 4 12 हो गया। बात समझ नहीं? उसी तरह अगर बात करें अग्रचौर्णक, तो अग्रचौर्णक का संख्या 8 है और चवर्णक का संख्या कितना है? 12। यानी दांतों में सबसे अधिक जो संख्या है वो किसका है? चवर्णक यानी मोलर का। किसका संख्या है? मोलर का संख्या सबसे ज्यादा है। दांतों में सबसे ज्यादा संख्या किसका होता है? चवर्णक का। दांतों में सबसे कम संख्या किसका होता है? भेदक का। धातु में सबसे ज्यादा संख्या चवर्णक का, सबसे कम संख्या भेदक का। बात समझ गए? और कर्तनक और अग्रचवर्णक दोनों का बराबर होता है। बात समझ गए? अब आइए, हमारे अंदर कुछ दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार क्या होते हैं? जमते हैं।
कुछ दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार दंत मतलब जमते हैं, एक बार टूट जाएगा जिसको दूध का दांत कहा जाता है गाँव, ठीक है ना? तो एक बार टूट जाएगा फिर बाद में वो जम जाता है, ठीक है ना? तो बेसिकली जो दांत एक बार टूटने के बाद दोबारा जम जम जाता है उसे द्विदंती दांत कहते हैं, ठीक है ना? अब इसमें जो ऊपर का तीनों आएगा कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक, ठीक है ना? कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक यानी 20 दांत। 20 दांत ऐसे होंगे जो जीवन में 2 बार जमेंगे, जबकि चौवर्णक लास्ट में 12 गो जो दांत होता है वो मात्र अस्थाई दांत होता है, जीवन में एक ही बार जमता है, ठीक है ना? उसको एक दंती दांत या फिर अस्थाई दांत भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान में रखियो, दांत जो होगा 4 प्रकार का, कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक दो ये तीनों मिलाकर 20 गो होता है और 20 जो होता है जीवन में 2 बार जमता है, एक बार जमेगा फिर टूट जाएगा फिर दोबारा जमेगा। चवर्णक का संख्या टोटल 12 गो होता है, ये जीवन में एक ही बार जमता है, ठीक है ना? अगर ये टूट गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। बात समझ आ गया? आगे देखिए, आगे जो है बेसिकली कुछ ललन टफ बात को समझते हैं। कह रहे कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनामेल होता है। मानव शरीर का सबसे जो कठोर भाग होता है भाई साहब, वो याद रखिएगा इनामेल होता है। बात समझे कि नहीं? अब आइए आगे हम लोग देखें मसूड़ा। अगला कह रहा है कि दंत सूत्र क्या होता है? दंत्र यानी कहने का मतलब आई जो होता है, बात समझे कि नहीं? आई आई का मतलब यहाँ पर खूब ध्यान से समझिए, इन सीजर मतलब ये हो गया आई का जो पहला नंबर का दांत देख रहे थे जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? उसको हम लोग बोल रहे थे कर्तनक। तो कर्तनक जो होता है वो 2 गो यानी 4 गो, नीचे 4 गो होता है। कर्तनक का टोटल संख्या 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, टोटल संख्या 8 गो। उसी तरह हम लोग सीजर की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कि इसका संख्या टोटल कितना था? इसका संख्या भाई साहब हम लोग ये देख रहे थे भेदक, भेदक का संख्या 4 गो। एक तरफ 2 गो होता है, ठीक है ना? दुगो नीचे दुगो ऊपर, यानी दांत आप जो देखते हैं ये दांत आधा इधर होता है नीचे वाला में, ठीक है ना? तो एगो इधर होगा एगो इधर होगा और फिर उसी तरह ऊपर एगो इधर एगो इधर। बात समझ ली? तो 4 गो हो गया। इसी तरह बता रहा है सी यानी यानी कर्तनक दुगो हो गया, दुगो इधर फिर दुगो ऊपर दुगो इधर, यानी यहाँ जो दो दो 4 गो है तो 4 दूना 8 इसका संख्या हो गया। यानी यहाँ पर कैनाइन जो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग जिसका नाम क्या है भेदक है, तो एगो इधर एगो इधर एगो इधर ऊपर भी एगो इधर, ठीक है ना? 4 गो हो गया। उसी तरह प्रीमोलर जिसके हम लोग कह रहे हैं अग्रचवर्णक, तो 2 गो इधर 4 गो 4 गो ऊपर 8 गो टोटल संख्या हो जाएगा। मोलर का टोटल संख्या कितना हो जाएगा? जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई साहब? चवर्णक। तो इसका संख्या 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, 6 गो 12 गो, यानी सबसे ज्यादा संख्या भाई साहब मोलर का हो जाएगा। तो देखिए 8 गो ऊपर 8 गो मतलब 8 गो इधर 8 गो इधर 16 हो गया और फिर उसी तरह 16 गो ऊपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 32 हो गया कि नहीं हो गया? एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से समझ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांत मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कहीं कहीं खाली कैल्शियम देगा तब भी कैल्शियम का तो यौगिक हो गया। तो यानी कहने का मतलब दांत जो है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी मुख्य रूप से बात करें तो दांत जो है कैल्शियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य का जो मुख गुहा है माने मुंह जो है ना, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे लार यानी सलाइवा जो होता है स्रावित होकर मुख में गिरता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? तो आपका 3 जोड़ी। कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? 3 जोड़ी। ये लार ग्रंथि से क्या होता है भाई साहब? सलाइवा यानी जो लार होता है वो क्या होता है? स्रावित होता है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। बात समझे कि नहीं? यह हल्का क्या होता है? अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 6.8 होता है, ठीक है ना? इसलिए ध्यान में रखिएगा। ग्रास नली में किसी प्रकार का लार स्रावित नहीं होता है। अब ग्रास नली में नहीं, बात समझे कि नहीं? हम जो होता है खूब ध्यान रखिएगा, लार जो स्रावित होता है वो हमारे मुख गुहा में होता है, ठीक है ना? और जब हम खाना खाते हैं उसी में वो लार क्या होता है? मिल जाता है और अंदर जाकर पचाने का काम करता है, क्योंकि वो अम्लीय होता है। और जब भी देखिएगा आपके अंदर बात समझे कि नहीं गैस बन जाएगा, खाना नहीं पचता होगा, तो देखिए आपको खट्टा चीज दिया जाता है, बात समझे कि नहीं? हाजमोला दे दिया जाता है, इनो दे दिया जाता है। तो ये सब में क्या है? ये सब अम्लीय होता है। ये भोजन को क्या होता है? पचाने में मदद करता है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो किंतु पहले से भोजन में मिला एंजाइम के कारण पाचन क्रिया जारी रहता है। अब कर रहा है क्या? ग्रास नली में किसी प्रकार का लार स्रावित नहीं हो रहा है, ठीक है ना? वो तो मुंह में ही क्या हो गया? लार मिल चुका है, अंदर जा रहा है, उसी की वजह से क्या हो रहा है? अब वो बात समझे कि नहीं? पाचन क्रिया में सहायक हो रहा है, ठीक है ना? दूसरा, जबड़े की मांसपेशियां सबसे अधिक मजबूत मानी जाती है। अब जबड़े की जो मांसपेशियां होता है, बात समझे कि नहीं? वो सबसे अधिक मजबूत होता है। मुख गुहा में स्रावित लार यानी लार जो होता है बेसिकली हम लोग इंग्लिश में उसको सलाइवा बोलते हैं, ठीक है ना? उसका जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है, यानी 7 से जितना कम होगा वो अम्लीय होगा, तो थोड़ा ही सा कम है इसलिए थोड़ा अम्लीय होगा, ठीक है ना?
होता है या प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर स्रावित होता है। तो मनुष्य के मुख में लार प्रतिदिन कितना भाई साहब स्रावित होता है? तो 1 से 1.5 लीटर। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है, हल्का क्षारीय होता है, ठीक है ना। लार जो होता है वो कहाँ स्रावित होता है? तो मुख गुहा में। मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? तो 3 जोड़ी। बात समझ आया? तो ये था आपका, इतना तक हम लोग देख लिए, मुख गुहा आज तक चर्चा किए। अब नेक्स्ट क्लास में जो होगा इसके आगे हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि इसको 2 पार्ट में कर दे रहे हैं ताकि आप भी जो है अच्छे से देख लीजिए और समझ जाइए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। जो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रासनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी मुख का पिछला भाग, यानी जब मुख होता है उसके नीचे ग्रासनी, यानी जिसको हम लोग यहाँ पर आगे का जो एक तरह से आहार नाल का पार्ट होता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो भाई साहब इस चीज को अच्छे से पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना। और जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं इसका एक पीडीएफ हम डाल दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे आइए और जुड़ जाइए, जिसका नाम एडू वाली है, वहां पे जुड़ जाइएगा। वहां पे जो भी होगा आपको इंपॉर्टेंट चीज दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।